काम किए। जीतन मांझी जी भी बातें खूब करते हैं कि मछली पकड़ने वाले, बैंक पकड़ने वाले हमारे समाज को जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि जिस दिन ये चाहेंगे उनके समाज आगे होगा और ये पीछे हो जाएंगे। इस बात का उन्हें खतरा लगता है, डर लगता है कि कहीं दलित समाज हमारे पैरेलल ना आ जाए। यही बात कुमार सर्वजीत जी को लगता है, इसलिए सदन में आवाज कहाँ मिला आपका? टिकट है ना कट गया। हाँ, ये तो हम कहना चाहेंगे कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम दुहाई देकर के राजनीतिक चर्चा में आते हैं, वैसे लोग भी जब बारी दलितों की आती है, पिछड़ों की आती है, तो वो नजरअंदाज उसी रूप में करते हैं जैसे पूर्ण समाज के लोगों के जरिए किया जाता है। जो आदिल साहब थे, चुनाव प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के सारे जिम्मेवार जो हैं आदिल हसन साहब देख रहे हैं और उन्हीं के जरिए सारे डील हो गए। आदिल हसन साहब 25 तारीख को कहते कि आपने एनआर नहीं कटाया, एनआर कटा के जल्दी से मेरे पास व्हाट्सएप कीजिए। मैंने एनआर कटाया, व्हाट्सएप किया। 27 को बोले कि आप नामांकन कराइए, 29 तक का संबल जमा होता है, आपका सैंपल ना होगा तो हम लेके आएंगे या नहीं तो आप आ जाइएगा। घोषणाएं की गई मगध प्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द टेलीकास्ट में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण तो है ही है पूरे देश में, साथ ही साथ मगध में एक बहुत बड़ा खेल हुआ है, क्योंकि जो रंजन पासवान को एमआईएम ने टिकट की घोषणा की थी, वही लास्ट में उनका टिकट कट गया। ये कहते क्योंकि मगध में कहीं ना कहीं हॉट सीट माना जा रहा है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी हैं तो दूसरी तरफ पूर्व मंत्री सर्वजीत कुमार पासवान, और एक और पासवान है जो कि रंजन पासवान, जिनको एमआईएम की तरफ से टिकट मिलने की घोषणा हो गई थी। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया था। इनके साथ हुआ कि लास्ट में टिकट कट जाता है, और क्यों कटता, काहे कटता, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या ऐसा हुआ जो लास्ट सिचुएशन में आपकी पार्टी का आपका टिकट कटता है, और वही पार्टी जो आपकी कहती है कि फोन करके कि जाइए आप नॉमिनेशन कीजिए, लास्ट में टिकट कट जाता है? क्यों ऐसा हुआ? देखिए, आज के दिन इस प्रश्न का बड़ा प्रासंगिकता है, क्योंकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, और इस जयंती के अवसर पे आपने जिस तरह के सवाल किए, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए भी देना चाहते हैं आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो अधिकार हमें दिए थे, खेत खलिहान से उठाकर संसद तक पहुंचाने के जो मार्ग प्रशस्त किए थे, उस मार्ग को आज भी लोग अवरुद्ध करने की स्थिति में रहते हैं। वो लोग जो बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चलने की बात करते हैं, वैसे लोग दिखावा कुछ करते हैं, व्यवहार कुछ करते हैं। उसी का परिणाम हम समझते हैं एआईएम के जरिए कि गया से एक मजबूत जो है कैंडिडेट है रंजन पासवान, क्योंकि मजबूत करने का मतलब ये है कि अब तक के गया जिला में हमने संघर्ष के माध्यम से एक उपलब्धि हासिल किया था। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का आंदोलन, उसमें अग्रणी भूमिका हमारी रही। एयर स्टील अथॉरिटी कारखाना 2007 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सायरन में घुस करके लिए थे, और फाल्गु नदी में बित्थो बियर बांध, जिससे गया और जहानाबाद 2 जिले की सिंचाई संभव होती है, उसके लिए लगातार 30 वर्षों से संघर्षरत रहे। तथा दलितों की समस्याएं, 3 डेसिमल जमीन देने की जो सरकार की घोषणाएं रही, उस पर लगातार हमारा संघर्ष जारी रहा। तो इन सवालों को के माध्यम से तमाम लोगों को लग रहा था कि ये आदमी जो है हर समाज से जुड़े हुए हैं, इनकी लड़ाई जो है इस एक के लिए नहीं, सार्वजनिक लड़ाई है। और गया जिला के जो संसदीय क्षेत्र है, खास करके देश की आजादी से अब तक रिजर्व सीट होने के कारण तमाम पार्टियां ऐसी रही कि अपने पॉकेट के सांसद बनाने का प्रयास करते रहे, और उनके पॉकेट के सांसद बनते रहे। गया जिला के व्यापक लोगों का विकास
में गतिरोधता रही। अब जैसे गया कॉटन मिल बिक जाता है, गया के सांसद एक शब्द नहीं बोलते हैं, उसका जमीन बिक जाता है, मोटर बड़े बड़े मोटर बिक जाते हैं। उन्होंने ये ना सोचा कि हमारे क्षेत्र के जिसपे 1 लाख लोग निर्भर करते हैं युवा, उसका हश्र क्या होगा। बिट्ठो बांध के लिए 30 साल से स्ट्रगल चल रहा है। गया जिला के कोई भी सांसद सदन में उठाने का प्रयास नहीं किए। तो गया में आप इतनी सारी अपने द्वारा बहुत सारा काम किए हैं आप, मतलब बहुत, लेकिन आपको क्या इसी वजह से लोगों को डर सता रहा था कि रंजन पासवान आगे बढ़ जाएगा, इसलिए लास्ट में टिकट कटा? देखिए, पब्लिक में काफी चर्चा थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन था, कि जो लोग आगे बढ़ गए हैं वैसे लोगों की जिम्मेवारी है पीछे छूटे हुए लोगों को आगे करने का। तो वो लोग तो पिछड़ रहे थे, लेकिन जो पीछे छूटे हुए लोग थे, उनकी कतार थी, उन्हें लग रहा था कि हमारी भलाई इसी में है कि हमारे नीचे वाले लोग जब तक सदन में नहीं जाएंगे हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो ये लोगों का मनो महसूस कर रहे थे, किसान भी महसूस कर रहे थे, युवा भी महसूस कर रहे थे कि ना कोई जनप्रतिनिधि रहते भर में गया जिला के में जो संघर्ष के जरिए किया गया, तो ये बड़ा काम है। अगर इन्हें अधिकार मिले सदन में बैठने का, सदन में आवाज, अधिकार कहाँ मिला? आपका टिकट ना कट गया। हाँ, ये तो हम कहना चाहेंगे कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम दुहाई देकर के राजनीतिक चर्चा में आते हैं, वैसे लोग भी जब बारी दलितों की आती है, पिछड़ों की आती है, तो वो नजरअंदाज उसी रूप में करते हैं जैसे स्वर्ण समाज के लोगों के जरिए किया जाता है। स्वर्ण समाज। अब ये जो टिकट कटा है उसके बाद आपके समाज में क्या मतलब इफेक्ट है, क्या असर है, लोग क्या कह रहे हैं आपके प्रति? हमारे समाज का गया जिला के वैसे मतदाताओं में रोष है। उन्हें लगा कि यह मामला दलितों को एक तरह से अपमानित करने की जो प्रवृत्ति रही है, उनके जरिए भी अपमानित किया गया है। अपमानित किया गया। तो आप उन लोगों का जो आक्रोश था, आप अपने खुद से बोले कि नहीं भाई छोड़ो? क्या आप बोले? क्या आपको लगा कि अब क्या करना चाहिए? आक्रोश वाले को आप कैसे चुप कराएं जो आपके प्रति समर्पित हैं? देखिए, हमने उनका आक्रोश तो था, लेकिन वो धर्मनिरपेक्षता को पसंद करते हैं, और जो आम जनता के पसंद है, ये सही बात है कि धर्मनिरपेक्षता इस देश का प्राण है, और धर्मनिरपेक्षता के प्रति जो कहिए कि आधारित हैं, जो उन्हें महत्व देते हैं, वैसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमने निर्दलीय चुनाव लड़ना पसंद नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें कमजोर ना हो जाए। तो आप मतलब समाज के हित के लिए, वैसे लोगों के हित के लिए जो मतलब धर्मनिरपेक्षता की जो एक ये था, अब ये कहना कि आगे की राजनीतिक पारी आपकी क्या रहेगी? अभी फिलहाल 19 अप्रैल को इलेक्शन है, आपका क्या इसमें अहम रोल रहेगा? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मनो कहिए जन्मदिन है, तो हमारा तो सोच रहेगा कि बाबा साहब का भी मिशन था कि धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया जाए और भारत में धर्मनिरपेक्षता कायम रहे, इसे प्रभावित ना किया जाए, वैसे लोग जो हैं उन्हें मजबूती प्रदान किया जाए। उसमें यहाँ गया में हम देख रहे हैं कि कुमार सर्वजीत जी हैं, पूर्व में रहा था, जो भी प्रतिनिधि आते थे पॉकेट के होते थे, लेकिन कुमार सर्वजीत जी किसी के पॉकेट में आने वाले नहीं है, और जो उनको आना चाहिए। अगर ये भी पॉकेट में अटने वाले सांसदों की तरह ही व्यवहार करेंगे तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन अभी हम लोग महसूस करते हैं कि ये अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और मजबूत। तो आपका यानी कि रंजन पासवान का समर्थन जा रहा है कुमार सर्वजीत को? हाँ, मैं लोगों को शक होगा कहीं कुमार सर्वजीत के कहने पे तो आप नहीं बैठ गए। देखिए, इसको हम कट कर देंगे, लेकिन फिर मुख्य रूप से जो सेकुलरिज्म के चाहने वाले लोग हैं, वो लोग हमारे साथ थे और हम उनका सम्मान करते हैं कि आम जनता सेकुलरिज्म के पक्ष में है
सेकुलरिज्म को किसी तरह से प्रभावित ना किया जाए। जो सेकुलरिज्म के पक्ष में है वैसे लोगों को हम मजबूती प्रदान करेंगे, वो चाहे कुमार सर्वजीत हो या कोई और भी होते, तब भी हम यही करते हैं काम किए। जीतनराम मांझी जी भी बातें खूब करते हैं कि मछली पकड़ने वाले, बैंक पकड़ने वाले हमारे समाज को जागरूक करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि जिस दिन ये चाहेंगे उनके समाज आगे होगा और ये पीछे हो जाएंगे। इस बात का उन्हें खतरा लगता है, डर लगता है कि कहीं दलित समाज हमारे पैरेलल ना आ जाए। यही बात कुमार सर्वजीत जी को लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं बाबा साहब की जयंती के अवसर पे कि गया में उनका प्रोग्राम चल रहा था, ये कहिए स्थापना दिवस। स्थापना दिवस में एक भी होर्डिंग में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का तस्वीर नहीं था। हमने जब विरोध किया तो राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने जिला अध्यक्ष से माफी मंगवाई कि क्यों ऐसा किया गया। जिला अध्यक्ष ने माफी मांगा, लेकिन जब प्रदेश में हमने देखा तो वहां भी बाबा साहब जीतनराम मांझी को एज अ कैंडिडेट कैसा देख रहे हैं? क्या लगता है वो गया पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, गया के सांसद के तौर पे निकाल सकते हैं? या देखिए, माननीय जीतनराम मांझी जी पूर्व में कांग्रेसी कल्चर के लीडर रहे हैं। उनका देखिए बुनियाद उनका कांग्रेस का ही रहा है। तो उम्र इतना इनका हो गया है, और जब समय मिला तो बित्थो में जाकर के इन्होंने कहा था कि हम बित्थो बियर बांध का निर्माण करेंगे, दिसंबर माह में शिलान्यास करेंगे, लेकिन आज तक कर तो नहीं पाए। इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है कि जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी नालंदा में किए, माननीय जीतनराम मांझी जी गया में कर पाए। तो गया के विकास में गतिरोधता इनके रीजन में भी रही, और अगर ऐसे लोग जीतते हैं तो पुनः रहेगा। और ये कल तक कह रहे थे कि असली राम मैं हूं, आज ये जय श्री राम बोलना शुरू कर रहे हैं। तो इनके बातों पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। इनके बातों पे लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो विकास क्या करेंगे, क्या यकीन होगा? यही आप कहना। विकास की गतिरोधता है, मैं उस गतिरोधता को मनो पाटने का कोशिश करूंगा। वो चाहे जन आंदोलन के जरिए हो या जन जागरण के जरिए हो, हमारे जरिए जो प्रयास मनो जारी रहेंगे। और प्रयास ये भी जारी रहेगा कि गया जिला एक औद्योगिक केंद्र में विकसित हो। एरो स्टील अथॉरिटी कारखाना का 17 साल हो गया। चिराग जी बहुत बोलते हैं कि हम बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन एक बार भी संसद में नहीं उठा पाए मामला का कि गया जिला में एरो स्टील अथॉरिटी का कारखाना जो है 17 साल हो गया इसका जमीन खरीदे हुए, जबकि ये कारखाना जो है सरकारी जमीन पर बनने के लिए काम मिला से दिए थे। लेकिन जो जमीन बेच चुका है वही लोग जमीन जोत रहे हैं और कारखाना बनने में प्रगति नहीं है। तो अगर ऐसे लोग जीत के जाते, जो गया जिला में युवाओं के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए कल कारखाने स्थापित करने की दिशा में पहल करते, तब लगता है गया जिला के युवा को जो है बहुत दूर जाना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ से लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में और वहां से अपमानित होकर के आते हैं। यह तो आपका काम का विजन है ना। हमने ये सवाल किया था रंजन जी, आगे की रणनीति एज अ पॉलिटिशियन संसदीय चुनाव का क्या आपका रहेगा? अगला तो ये संसदीय चुनाव तो समाप्त ही होगा। इसमें तो हमने कहा आपको कि मुख्य रूप से हम लोग धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करेंगे। कुमार सर्वजीत जी हैं या उनके जगह पर कोई और होते धर्मनिरपेक्ष ताकतें तो उनको मदद किया जाता। और जो कहिए कि राजनीति में धर्म को स्थान दे रहे हैं उसका तो मैं आरंभ से ही विरोध करता हूं कि धर्म में राजनीति का जो है प्रवेश उचित नहीं है। अब पासवान है, दलित है, पासमानदा है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी किस तरीके से काम किए? कितना पासमानदा लोगों को वो फायदा मिला जो बोला करते हैं? देखिए बोला तो करते हैं बहुत कुछ, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि जितनी कंपनियों को निजीकरण किए बढ़िया से रेलवे की वैकेंसी थी, हर साल काफी संख्या में निकलता था। इस बार 5000 या कुछ समथिंग निकाले हैं। तो जो युवाओं को बड़ा रोजगार का अवसर प्रदान करता था उसी को रोक रहे हैं और निजीकरण की ओर जा रहे हैं। तो निजीकरण में आरक्षण नहीं है तो आरक्षण का तो विरोध कर रहे हैं खुलेआम सरेआम। और जब
बड़ी बड़ी कंपनियों को निजीकरण कर दे रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि दलितों को हमें आरक्षण नहीं देना पड़े। तो इस तरह के जो विजन चलाए जा रहे हैं, दलित विरोधी विजन है उनका। और तो आपको लगता है दलित समाज इस बार मोदी जी को हटाने की कोशिश? पूरी दलित समाज का ये चिंतन है कि मोदी जी से देश के दलितों का विकास नहीं होगा। ये दलितों के विकास को ही रोकता। पूरे बिहार में किशनगंज से भी महत्वपूर्ण गया की सीट बन गई थी, और ऐसी स्थिति में सिंबल रोक दिया जाना। किशनगंज से बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गई थी। हाँ? मगध बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप घूम रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, तो लोगों में वो उत्साह दिख रहा था। काफी उत्साह, कुवैत से रोज संपर्क लोग कर रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं ईद में, हम लोग की तरफ से सारी आपके लिए प्रयास किया जाएगा। तो कभी मुंबई से तो आपका कहना है कि हो सकता है रंजन पासवान की जागरूकता देख के, जनसंपर्क देख के बहुत लोग को डर महसूस हो गया? काफी डर महसूस हुआ था कि कहीं आगे ना बढ़ जाए। देखिए, जब जब दलित का बेटा कोई आगे बढ़ता है तो अमीर दलितों के जरिए किसी न किसी रूप में रोकने का प्रयास किया जाता है। सीमित रहे, ये मगध के लोग समझे कि ये गया में आने वाली नहीं है। रंजन पासवान का समर्थन हो गया इंडिया गठबंधन का? जी, मैं इंडिया गठबंधन का समर्थन करूंगा, यानी कि कुमार सरबजीत। ये थे रंजन पासवान, जो कि एमआईएम के तरफ से गया लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार बनाए गए थे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और बिहार लेवल की टीम ने कहा था कि आप जाके नामांकन कीजिए। नामांकन करने गए तो फिर फोन आता है कि अभी तक सिंबल नहीं पहुंचा। तो कहा गया पहुंच जाएगा, आप पहुंचे, नामांकन कीजिए, लेकिन सिंबल नहीं पहुंचा। ये निर्दलीय जाके नामांकन करने के बाद वापस आते हैं तो बोला जाता है कि सिंबल नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप सीट नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन इनका कहना है कि हम सीट निकाल लेते हैं, इसी वजह से लोगों को डर हुआ, अगर सीट नहीं निकाल पाते तो इतनी बड़ी बात ना होती और टिकट दे दिया जाता। अब इसके पीछे की वजह ये बिहार लेवल की टीम, जो कि ये कह रहे हैं कि सीमांचल तक एमआईएम को सिमट कर रख देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मगध में एक नई ऊर्जा लेकर एमआईएम फैलता, लेकिन रंजन पासवान के साथ धोखा होने के बाद अब लोग कह रहे हैं कि एमआईएम को वो सपोर्ट नहीं करेंगे जैसा हम लोगों ने सोचा था।